पाकिस्तान के एक झटके से पूरी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो भी जमीन पे आती नजर। बहुत बुरी तरह गिरावट गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है तब से शुरू हुई। जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर था एक उसको अंदाजा हो गया इसकी औकात नहीं है। अगर इस मर्तबा भारत ने कुछ शरारत की तो हम सिर्फ आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट नहीं करेंगे, हम आपके इकोनॉमिक सेंटर्स को हिट करेंगे। हम गुजरात में तबाही मचा देंगे। ये अडानी और अंबानी है, ये भारत की सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे। अभी जो हालात है ना, ये मजीद खराब होंगे भारतीय मईशत के लिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनका रुपया मजीद गिरेगा। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 75 मिलियन इंडियंस जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। जो गरीब है भारत में वो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। अंबानी, अडानी, मोदी के कुछ और गुजराती दोस्त जो है उनको किस कदर फायदा हुआ फाइनेंशियली, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों में चले गए। इस वक्त जो घटिया जाहिल शख्स भारत में इक्तदार में है, ये जिस तरीके से भारत को लेकर चल रहा है, भारत अनकरीब टुकड़े टुकड़े होगा। कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो निकल आए नौजवान। 94% वो इंडियंस हैं जो इंडिया में रहते हैं। अगर पाकिस्तान ने सब कुछ किया है तो लानत है, डूब के मर जाओ तुम लोग, तुम्हारी अपनी औकात क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नवीद नसीम और हमारे साथ मौजूद हैं हैदर हयात खान साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने वंस अगेन ज्वाइन किया। आज का हमारा जो मेन्यू है, इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से सरमायाकारों ने लगभग 21 अरब डॉलर जो हैं वो निकाल लिए हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि इंडियन रुपया जो है वो तारीखी गिरावट का शिकार क्यों है, और इसके अलावा जो बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश है और इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान क्या तनाज़ा चल रहा है। और एक और अहम खबर, पाकिस्तान और टर्की एक नए ड्रोन के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि इंडिया के लिए मज़ीद परेशानी का बायस बन सकता है। आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जी अदर, सबसे पहले काफी वैरायटी आज आपके मेन्यू में। आज मेन्यू जो है ना हमारा वो थोड़ा मल्टी कलर डाइवर्सिफाइड है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या हो गया? एक तरफ वो दावे करते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत और 21 अरब डॉलर निकाल लिया है सरमायाकारों ने। जिस वक्त सरमायाकार देखता है ना कि हालात ठीक नहीं है, दो तीन तरह के हालात हैं। एक तो गवर्नमेंट, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट कितना है, दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, तीसरा ग्लोबली जो हालात हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है चीज़ों पर। भारत में बुनियादी तौर पर मसला है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का और गवर्नमेंट के ऊपर लोगों के मिसट्रस्ट का। पॉलिसीज़ क्या हैं? जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इंडियन गवर्नमेंट की गुज़िश्ता 12 साल से, वो अडानी अंबानी सेंट्रिक है। भारत के अंदर गुज़िश्ता 11-12 साल में अगर तरक्की की है तो वो अडानी ने की है, गौतम अडानी ने, या अंबानीज ने तरक्की की है। भारत ने कोई तरक्की नहीं की। भारत का जो एक आम शहरी है वो गुज़िश्ता 12 साल के अंदर उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, और उसके मुकाबले में आप अगर अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर्स को देखें और उनकी वर्थ देखें तो उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। तो भारत का जो बिजनेस कम्युनिटी है, जिसकी एक सर्टेन टीयर को अगर आप एक चंक निकाल दें उसमें, जो इस सारे हालात में मोदी की पॉलिसी से फायदा उठा रहा है, जो ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी है वो इससे काफी परेशान है। रिसेंटली आपको याद होगा भारत और यूरोप के दरमियान एक मदर ऑफ ऑल डील्स इन्होंने जो साइन की, इन्होंने कहा जी कि ये तो मोदी ने बहुत बेचा था, बहुत कुछ बेचा, गो के बड़े सालों से भारत इसके ऊपर काम कर रहा था। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि ये जो डील है ये भारत की लोकल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर देगी। जो लोकल मैन्युफैक्चरर है जो भारत में कार बना रहा है या कार के पुर्जे बना रहा है, अगर उसको जर्मनी की कोई कार कम पैसों में कंज्यूमर को मिल रही है तो उसको क्या जरूरत है कि भारत की कोई लोकल कार परचेज करे? सीधी सी बात है। ठीक है, उसको एक सस्ते पैसों में एक अच्छी कार जो है वो मिल रही है तो वो डेफिनेटली उसको प्रेफर करेगा ना। वो उस कार को तो नहीं लेगा इस वजह से कि ये चूंकि भारत में बनी है तो वो खरीद ले। उसने देखनी है क्वालिटी, उसको कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की कार मिल रही है तो वो खरीदेगा। एक तो इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ, और सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं अदरवाइज भी। सेकेंडली, मोदी गुज़श्ता साल पाक भारत जंग के बाद मुसलसल अड़ा रहा सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए। अदरवाइज बैकएंड पे सरेंडर तो पहले दिन ही कर दिया था उसने, 10 तारीख को सरेंडर कर दिया उसने अमेरिका के आगे भी, लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए चीज़ें उसने लिंगर ऑन की। जो अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील थी उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक के बाद एक टैरिफ जो हैं वो भारत के ऊपर बढ़ते गए।
अब भारत में एक सर्टेन चंक तो बेयर करेगा चीजों को, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे दूसरी टियर में, वो इंडस्ट्री शुरू में इंडिया ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर विद इन डेज, मतलब ये नहीं कि कोई महीनों के बाद उनको रियलाइज हुआ, विद इन डेज उनको अंदाजा हो गया कि इन टैरिफ्स के साथ हम अमेरिका के साथ कारोबार नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें थी, मतलब पाकिस्तान और भारत की जंग के बाद का जो माहौल था, उसके बाद मोदी की जो 12 साल की पॉलिसीज थी, बुनियादी तौर पर मैंने आपको कहा ना कि हमने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी, हमारे शिकस्त देने से भारत के अंदर जो शहरी डरे हुए थे ना, उन्होंने भी खौफ के बुत तोड़े हैं। तो अब ये जो बिजनेस कम्युनिटी को जो बबल दिखाया गया था गोदी मीडिया की तरफ से, कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के एक झटके से पूरी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो भी जमीन पे आती नजर बहुत बुरी तरह। और बहुत से लोग तो आज डिस्कस कर रहे हैं ना कि इंडियन रुपया जो है वो गिरावट का शिकार है। आप अगर इसको स्टडी करें ना पिछले 1 साल में, तो ये गिरावट अभी ईरान और अमेरिका की जंग के बाद शुरू नहीं हुई, ये गिरावट गुज़िश्ता साल जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है तब से शुरू हुई है। और इस वक्त नवीद भाई, जिस वक्त आप और मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम पिछले साल में और आज की तारीख का भारतीय रुपया उसको कंपैरिजन करें उसका पाकिस्तानी करेंसी के साथ, तो 13% से ज्यादा डीवैल्यूएशन हुई है इंडियन रुपी की अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी। तो मसला सिर्फ ईरान जंग का नहीं था। डीवैल्यूएशन क्यों हुई? लोगों को, जो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर था, एक उसको अंदाजा हो गया कि यार ये जो कुछ दिखाता है, जो इन्होंने एक माहौल बनाया है कि हमारा दिफा बड़ा मजबूत है, कोई भी मसला होगा तो हम फौरी तौर पर उसको कैटर कर लेंगे। बुनियादी तौर पर तो 4 घंटों में इसने सरेंडर किया, घुटनों पे आ गया। इट मींस कि इसकी औकात नहीं है। अब जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर ये अप्रोच रखता है, वो आहिस्ता 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 अपना पैसा जो है वो भारत से बाहर निकालना शुरू करता है। एक बड़ी इकोनॉमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी मार्केट है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आगे चलती हैं। फिर आपको याद होगा पाकिस्तान ने भी एक स्टांस लिया था कि अगर इस मर्तबा भारत ने कोई शरारत की तो हम सिर्फ आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हिट नहीं करेंगे, हम आपके इकोनॉमिक सेंटर्स को हिट करेंगे, हम गुजरात में तबाही मचा देंगे और ये अडानी और अंबानी है, ये भारत की सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने क्लियरली अपनी पोजीशन वाजे कर दी थी। एक ये भी वजह है कि बिजनेस कम्युनिटी भारत की, उसको इस चीज का तो अंदाजा हो गया है कि भारत हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, भारत की मिलिट्री हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, भारत की हुकूमत के पास कोई दिफाई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पर उन लोगों को इस चीज पर यकीन हो कि हमारी हुकूमत की कामों की वजह से हमारी फौज जिस तरह मजबूत हुई है, अगर कल को दोबारा हमारी जंग होती है तो हमारे एसेट्स, हमारी इन्वेस्टमेंट यहां पर महफूज होगी। सेकेंडरी, जो मैंने पहले आपको बताया कि जो पॉलिसीज हैं, अडानी सेंट्रिक पॉलिसीज हैं, अंबानी सेंट्रिक पॉलिसीज हैं। आपने सस्ता तेल खरीदा रूस से, खरीद के भारतीयों को नहीं दिया, भारतीयों ने महंगा तेल ही खरीदा, आपने वो दे दिया अडानी को, अडानी ने रिफाइन करके यूरोप को वो तेल महंगा करके बेच दिया, तो फायदा उसको भी अडानी को पहुंचाया। अभी रिसेंटली जो इसने दौरे किए कुछ 4-5 ममालिक के, जिनमें ये चॉकलेट्स भी सुना है लेके फिरता रहा है, और वहां पर नॉर्वे में काफी जलील भी हुआ था, जहां पर जो फ्री प्रेस ने जब सवाल किया तो ये जाहिल घटिया बेगैरत जो है ये भाग के चला गया वहां से, उनके सवालात के जवाब नहीं दे सका। क्यों करें, हम आपके शराकतदार बनने जा रहे हैं। अभी जो हालात है ना, ये मजीद खराब होंगे भारतीय मईशत के लिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनका रुपया मजीद गिरेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, एक तरफ मोदी जो है वो ये दावा करता है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, और वो बहरहाल 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं हम, चले वो लेकिन इंटरनेशनल स्टैट्स वो कहते हैं कि 5 है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैट्स भी जो है वो कहते हैं कि चूंकि हमारे साथ एक्चुअल डेटा शेयर नहीं किया उन्होंने, उसके बाद भी जो चीजें हमारे साथ शेयर की हैं उसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 75 मिलियन इंडियंस जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। तो ये कौन से इंडिया में रहते हैं, इसको मोदी क्यों नहीं देखता, या बीजेपी की हुकूमत जो है वो इन 75 मिलियन लोगों को क्यों इग्नोर करती है? इस वजह से क्योंकि उनकी पॉलिसी सारी अडानी अंबानी सेंट्रिक है। जो मोदी के दोस्त हैं या मोदी के चमचे कड़चे हैं, आपने पॉलिसी सारी उनके लिए डिजाइन की हैं। अब देखिए, मैं एक इंडियन इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, भारत के अंदर जो इकोनॉमी की जो बेहतरी थी ना, वो हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में, जिस वक्त ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर बैक इन 1990s, और उन्होंने भी पाकिस्तानी मॉडल को फॉलो किया अपनी किताब के मुताबिक। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह
की पॉलिसी के अंदर एक चीज बड़ी जो बेहतरीन थी ना, हमने एक दिन पहले गालिबन इसको डिस्कस भी किया था ऑफ द रिकॉर्ड। वो कहते हैं पैसा जो है ना, इसको अमीर तबके के पास नहीं, गरीब तबके के पास लेकर जाओ, और रोटेशन में लेके आओ। वो रोटेशन में कैसे आएगा? आप देखें ना, आपने अमीर को पैसा दे दिया, वो आपके लिए सप्लाई जो है वो क्रिएट करेगा, लेकिन गरीब के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो उस चीज को खरीदेगा कैसे? डिमांड क्रिएट करना और डिमांड जो है उससे सप्लाई की जो चीज है वो खरीदने की सकत पैदा करना, ये भी जिम्मेदारी है। अगर आप लोअर जो तबका है आपका, आप उसको पैसा उसके हाथ में देंगे तो आपने जो सप्लाई क्रिएट की है उससे जो डिमांड पैदा हुई है वो लेने की सकत होगी उनको। अदरवाइज तो चीजें पड़ी हैं आपकी, खरीदने वाले के पास है ही कुछ नहीं, तो वो क्या खरीदेगा? यहां पर क्या हो रहा है कि जो गरीब है भारत में वो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। अंबानी, अडानी और मोदी के कुछ और गुजराती दोस्त जो है, आप उनकी 11-12 साल की आप देखें ना, उनको किस कदर फायदा हुआ फाइनेंशियली, तो वो तो करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों में चले गए। लेकिन जो गरीब भारतीय है वो 3 वक्त से 2 और अब 1 वक्त की रोटी पर आ गया। मैं आपको एक फिगर कोट करूं, 82% इंडियन जो हैं वो रोजाना 170 इंडियन रुपीस से कम कमाई करते हैं। ये और अब आप अंदाजा लगाएं कि जो क्लेम करते हैं कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वहां पर 82% आप लोग बता रहे हैं 170 रुपए से कम, 170 रुपए से कम, 170 रुपए से कम वो कमा रहे हैं। इट मींस के दे आर अनएबल कि वो अपने घर का जो एटलीस्ट खाने पीने का एक्सपेंस है वो डेली का बेयर कर सकें। तो ये मसले मसाइल हैं भारत के। अब आपने 75 मिलियन पॉपुलेशन के बारे में बात की, 70 करोड़ लोगों के पास तो वॉशरूम जैसी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। हमने मल्टीपल टाइम्स इसको डिस्कस किया है, और इसमें भी फिल्में बनी है वो फिल्में, वो हर चीज को तो वो फिल्मों में ले आते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये जो उनके मामलात है ना इकोनॉमी के, नवीद भाई, अगर तो दोबारा जंग में गए, आप देखेंगे कि इनकी इकोनॉमी का बिल्कुल बट्टा बैठ जाएगा। ना भी गए तो इस वक्त जो घटिया जाहिल शख्स भारत में इक्तदार में है, ये जिस तरीके से भारत को लेकर चल रहा है, भारत अनकरीब टुकड़े टुकड़े होगा भारत, और आगाज इसका होगा इसी तरह। आपने देखा ना, कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो निकल आए नौजवान, जिनको इनके अब वजीर कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये ISI के एजेंट हैं, इनको जी फॉलो करने वाले 50% से ज्यादा अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तानी हैं। अब एनालिटिक्स उन्होंने दिखाया 94% वो इंडियंस हैं जो इंडिया में रहते हैं, बाकी 6% में डेफिनेटली वो लोग भी होंगे जो बाहर है, जो ओवरसीज इंडियंस हैं। इंडियन डायस्पोरा ही होगा। एग्जैक्टली, नहीं मैं नहीं कहता कि पाकिस्तानी नहीं है, होंगे, लेकिन लेस देन 1%। 99%, चले आप 94% ही ले लें, 94% फॉलोअर्स आपके वो इंडिया में इस वक्त रहाइश पजीर हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया, लानत है आप पर, डूब के मर जाओ। कि अगर पाकिस्तान ने, ISI ने पाकिस्तान में बैठकर 8 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय नौजवानों को तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी फौज के खिलाफ कर दिया है, तो यह पाकिस्तान की फिर कामयाबी है जिसके तुम खुद चर्चे कर रहे हो। और अगर पाकिस्तान ने सब कुछ किया है तो लानत है, डूब के मर जाओ तुम लोग कि तुम्हारी अपनी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अच्छा, तो ये नौजवानों से सिलसिला शुरू हुआ। क्यों? वो भी तंग है, आपने रोजगार नहीं दिया ना, आपने उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई नहीं, आपके पास इतना दिमाग ही नहीं है। सर, अंडर 25 जो है वो 25 से 30% नौजवान जो है वो अनएम्प्लॉयड है इंडिया का। तो इसीलिए अब नौजवान खड़े हो गए ना। उनका सबके पास तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब 170 भारतीय रुपए जो रैली के कमा रहा है 82% इंडियंस, वो क्या करेंगे? वो कोई कारोबार नहीं कर सकते। आपने रोजगार के मौके उनके लिए पैदा नहीं किए। अडानी जो फ्रॉड करता है, उसके बाद वो 10-15 अरब डॉलर जो है वो अब उसने अमेरिका में जाके 15,000 नौकरियां वहां पे पैदा करनी है, भारत में नहीं करनी। तो ये जो पॉलिसीज है ना मोदी की, आप और मैं भी ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं भारतीयों के लिए कि हम उनको बता रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा भारतीय है ना, जो पढ़ा लिखा भारतीय है, वो हमारी इन बातों को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। हम भारत के दुश्मन नहीं है। हमारा मसला सिर्फ उस अप्रोच से है जो इंसानियत से नफरत करती है। और हमारा मसला भारत से तब है जब हम हालत जंग में, अदरवाइज हमारे भी यही मसाइल हैं। हमारी भी इकोनॉमी को बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन इस तरह की घटिया जाहिल अप्रोच जो वहां पर है, में कम से कम वैसी डिस्पैरिटी नहीं है जो इंडिया में। एग्जैक्टली। तो ये चीजें हैं जो सेन इंडियंस हैं वो समझते हैं इन चीजों को कि ये पॉजिटिव गुफ्तगू है। हमारी गुफ्तगू भारत के लिए नेगेटिव नहीं है। हम तो जनाब वो पॉइंट्स रेज कर रहे हैं
जो अगर पॉजिटिवली एड्रेस किए जाएं तो भारतीय ये 82% लोग जो 170 भारतीय रुपए कमा रहे हैं इनको फायदा होगा। भारत के पास तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ी मार्केट है आपके पास, और उसके बावजूद आपके हालात ये हैं कि आपकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन के पास बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। आपकी 82% पॉपुलेशन जो है वो उसके पास इतना पैसे नहीं है कि वो डेली एक वक्त का वो लोग खाना खा सके। आपकी यूथ जो है वो इस कदर, जो 25 से 30% यूथ वो इस कदर मायूस है, उसके लिए आपने रोजगार की कोई मौके पैदा नहीं किए। तो भारतीयों को उठ खड़ा होना पड़ेगा अब, और ये जो घटिया शैतानी टोला भारत में बरसर इक्तदार है, इनको इक्तदार से निकाल बाहर फेंकना होगा। इसके अलावा वहां का जो किसान है वो आए रोज सड़कों पे आया हुआ होता है। आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, और उनके प्रोटेस्ट्स के दौरान आपने खालिस्तान के झंडे भी लाल किले में देखे। सर, किसान भारत में एक बहुत बड़ा मसला है। हर रोज कई किसान भारत में खुदकुशियां करते हैं, और ये मैं कोई एग्जैजरेटेड बात नहीं कर रहा, ये चीजें रिपोर्ट हुई है इंडिया में। अब तो खैर गोदी मीडिया ने इसके ऊपर बात करना बहुत कम कर दिया है। किसान परेशान है। वो किसान है कौन बुनियादी तौर पर? जो बड़ा तबका है। एक तो चले वो है ना जो जिम्मेदार बड़े, जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं। जो गरीब किसान है, जिसने या तो ठेके पे जमीन ली है, या जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, कोई एक दो पैलियां उसके पास है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फसल उगा सके, वो कर्जा लेता है। अब कर्जे पर सूद देने के पैसे उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जो साल भर मेहनत की उसका फल उसको मिला ही नहीं, उसको आपने वो अच्छा रेट ही नहीं दिया जिससे वो अपनी चीजों को चला सके, अपने घर का सर्कल। अब या वो घर में 2 वक्त की रोटी खाएगा, या वो कर्जे के ऊपर सूद देगा। अब वो जब सूद नहीं दे पाता, फिर उसके एसेट्स जो हैं वो बैंक्स या वो इंस्टीट्यूशंस जिससे उसने लोन्स लिए हैं वो आके उनसे छीनना शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ द डे वो किसान बेचारा किसी दरख्त के साथ लटक कर फांसी ले लेता है। तो भारत के अंदर आज मां सिवाय चंद अशखास के, मां सिवाय चंद इंडस्ट्रीज के, हर शख्स परेशान है। हर शख्स जो है वो देख रहा है कि ये कौन सा घटिया जाहिल शख्स आकर भारत में बैठकर, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब भारत ने पहली मर्तबा इसको इक्तदार दिया, और ऐसा चिमट के बैठा हुआ है ऐसा चिमट के बैठा है ये शैतान कि ये वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा। और एक के बाद एक पॉलिसी, ये अमित शाह, ये जयशंकर, अजीत डोभाल और राजनाथ, ये एक के बाद ऐसी पॉलिसी बनाते हैं एक जिसमें डॉज करके, धोखा देके अपने इक्तदार को तूल दिया जाता है। ये जो इंडियन रुपए की कदर में कमी आ रही है, इसकी क्या वजह है? मैंने आपको बताया ना कि अभी हाईलाइट होना शुरू हुआ है। गुज़िश्ता चंद रोज से हम देख रहे हैं कुछ इंटरनेशनल बड़ी न्यूज एजेंसीज जो हैं वो भी इसको रिपोर्ट कर रही हैं। तो बहुत से लोगों के जहन में ये आया कि शायद इसका ताल्लुक ईरान और अमेरिका जंग के साथ है, क्योंकि बहरहाल पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है, तो भारत भी उन ममालिक में शामिल होगा। लेकिन मैंने जो स्टैट्स पढ़े, मैंने आपको बताया कि 13% से ज्यादा गिरावट है भारतीय रुपए की गुज़िश्ता साल में, और आज की तारीख में जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 13% से ज्यादा गिरावट है तब से अब तक। तो ये सिलसिला बुनियादी तौर पर तब से शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने शिकस्त दी। वहां का जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर था उसका एतमाद जो है वो शेक हुआ, हिला। उसने अंदाजा लगाया कि यार ये महफूज जगह नहीं है कारोबार के लिए, यहां पर पैसा लगाना जो है वो बेहतर नहीं है। फिर जो लोकल वहां का बिजनेसमैन था उसने जब ये सुना कि पाकिस्तान ने कह दिया कि अगली मर्तबा तुम्हारे इकोनॉमिक सेंटर्स हिट करेंगे, तो ये बगैरत अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं बचा सके, इन्होंने हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स, हमारे बिजनेस एम्पायर्स को कैसे बचाना है। देखा जाए तो इस गिरावट का फायदा भी तो अडानी अंबानी को ही है ना, क्योंकि उनके तो बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं, उनकी कदर जो है वो इंडिया में ज्यादा हो गई। डेफिनेटली, लेकिन अब उन्होंने वो बेसिकली भारतीयों से लूट कर चीज पैसे तो लेकर बाहर जा रहे हैं। तो फायदा तो वो है। अल्टीमेटली हर पॉलिसी आपका, मोदी के 90% फॉरेन टूर्स अडानी और अंबानी के लिए होते हैं, भारतीयों के लिए नहीं होते। उसकी जितनी बिजनेस पॉलिसीज, वो तो खैर हमने पहले भी डिस्कस किया ना कि जितनी भी फाइनेंशियल चीजें भारत में जिनके फैसले हो रहे हैं वो भारत में वजीर आजम हाउस में नहीं हो रहे, वो अडानी के दफ्तर में हो रहे हैं और अंबानी के दफ्तर में हो रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। और बाय द वे वो वंतरा गालिबन वो था जो उसने अंबानी के बेटे ने बनाया हुआ है। वो जो दुनिया का गालिबन सबसे बड़ा, वो एनिमल्स के लिए कोई थेरेपी के लिए, कोई रिहैब के लिए मेरा ख्याल बनाया हुआ है। तो भारत के वजीर आजम देखें, अंदाजा लगाएं कितना जो है वो वेला आदमी है कि सिर्फ प्रोजेक्ट करने के लिए अंबानी को दुनिया में दिखाने के लिए कि जी देखें अंबानी कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये वहां पे उसके बेटे के साथ जो है वो जाकर प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करवाता है, घंटों वहां पे गुजारता है। हाँ, उसको वैसे मेरा ख्याल है कि उस रिहैब में आया तो था एक ऐसा जानवर
मोदी इसको भी उनको रिहैब करना चाहिए था। ये वैसे एक अपॉर्चुनिटी मिस की है अंबानीज ने, वो रिहेबिलिटेशन की काबिल नहीं रहा। आगे चलें, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो चुका है। ये बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश और जो इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनके दरमियान क्या रोला चल पड़ा, ये क्या तनाज़ा क्या है? अच्छा, कहानी बड़ी लंबी है। एक तो भारत से ये जो बातें करते हैं ना, गौ माता और ये जो सारे, मैं खैर रिलीजियस किसी चीज के ऊपर कमेंट नहीं करता, लेकिन एक जानिब आप गाय की प्रोटेक्शन के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। आपके लोग जो बिलखसूस गुज़िश्ता 3 अदवार से लोकसभा में आ रहे हैं या भारत की उन स्टेट्स में असेंबलीज में जा रहे हैं जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, वो हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं। जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो वो उन मॉब लिंचर्स को प्रोटेक्ट करते हैं या उनकी सरपरस्ती में वो सब कुछ हुआ होता है। दूसरी जानिब वही भारत दुनिया में सबसे बड़ा गाय के गोश्त का एक्सपोर्टर है। अब वो किस तरीके से हो रहा है? अब ये जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, बुनियादी तौर पर इनको मसला ये नहीं है कि इनको खौफ होता है कि ये मुसलमान जो है, चूंकि इस्लाम में गाय का गोश्त हलाल है तो ये कोई उसको ज़बह करके उसको खा लेंगे। इनको वो गाय जो एक्सपोर्ट करना है ना, गोश्त, इनको वो तकलीफ होती है। यहां पर एक मसला है और गुज़िश्ता कई साल से मसला चल रहा था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, अब देखिए ना, उनको तनख्वाहें तो बेचारों को कम देते हैं आजकल। तो वो बल्कि एक वीडियो भी वायरल है, वो बेचारा कटोरा लेकर निकला है यूनिफॉर्म में और वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई हाल नहीं है। एक वो इनका वो पुराना भी था जिसको बाद में गालिबन समाजवादी पार्टी ने टिकट भी दिया था, उसने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, इलेक्शन हार गया था, जो कह रहा था कि यहाँ पे खाने को इस कदर घटिया में देते हैं, आसपास के लोगों से लेके खाना पड़ता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती हैं इंडिया की, वो स्मगलर्स को फैसिलिटेट करते हैं कि आप, ठीक है, यहां पर तो अलाउड नहीं है, आप इसको बांग्लादेश भेज दें, आप इसको म्यांमार में भेज दें या दूसरे ममालिक में जहां पर गाय के गोश्त पर पाबंदी नहीं है। तो वो वहां पर जो स्मगलिंग होती है उन स्मगलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। अब शुवेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल का बना है चीफ मिनिस्टर, इसका और एक बंदे का था काफी फड्डा, और वो जो बंदा है, ही वॉज वन ऑफ द स्मगलर्स जो ये केटल जो है वो स्मगलिंग के अंदर वो इन्वॉल्व था। अब शुवेंदु अधिकारी ने उसको स्नब करने के लिए अमित शाह के साथ मिलकर, अमित शाह भी बुनियादी तौर पर करप्ट तरीन आदमी है, अमित शाह के साथ मिलकर उसने क्या किया कि बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसका दायरा इख्तियार बढ़ा दिया और उन्होंने कहा जी कि आप फेंसिंग करें। यहां पे कार बुनियादी तौर पर ड्रामा रहे हैं क्योंकि ये चाहता है कि उसको स्नब करे, प्रेशराइज करे और अल्टीमेटली उसके साथ अपने मामलात को जो है वो सेटल करे, क्योंकि ये कोई लाखों करोड़ों की नहीं, डेली अरबों के जानवर जो हैं वो स्मगल होके जाते हैं। तो अब इन्होंने 15 किलोमीटर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का दायरा जो है इख्तियार बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया, प्लस इन्होंने इंडियन साइड के ऊपर फेंसिंग के लिए मेजरमेंट करना शुरू कर दी। अब 2 चीजें, एक तो मैंने आपको बता दिया ये, अब दूसरा इनकी औकात चेक करें। ये बातें करते हैं पाकिस्तान से लड़ने की, बड़के बहुत मारते हैं, आप इनके डायलॉग सुन लें। औकात ये है कि बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, जिस तरह हमारे रेंजर्स हैं, इंडिया में बीएसएफ है, बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश है। बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश इनको ललकारते हैं, वो कहते हैं ये क्या कर रहे हो, और ये लोग फौरी तौर पे अपनी चीजें छोड़ के बैठ जाते हैं। ये औकात है इनकी। लड़ना हमारे साथ है, बातें बढ़ के बहुत मारनी है। औकात इतनी है कि बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश ने सिर्फ ललकारा है अभी, तो और ये इनके वो कहते हैं ना, कांपे टांग गई और पतलूने गिली हो गई। अब मामला ये है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ कोई फ्लैग जो है वो मीटिंग्स जो होती हैं, वो मीटिंग भी हुई है, और उसके बाद इतनी जुर्रत नहीं है इनमें कि ये दोबारा काम शुरू कर लें। एज ऑफ नाउ जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लोग वहां पर चुप करके जो है वो मुंह पर उंगली रखकर बैठे हुए हैं। औकात ये इनकी, ये इनका फड्डा चल रहा है बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके साथ और बीएसएफ का। औकात क्लियर होगी इनकी, पता लग गया। जो मैंने आपको पहले बताया ना कि भारत में और पाकिस्तान में एक बुनियादी फर्क ये है कि वहां पर मेजॉरिटी तबका जो उनकी फौज में आता है ना, वो पैसों के लिए आता है।
हालात खराब है ना, आपने 80-82% लोग वो 170 भारतीय रुपए कमा रहे हैं। पाकिस्तान में आता है जज्बे से। हम इसीलिए इनको हर दफा शदीद फेंटा लगाते हैं कि हमारा नौजवान जब महाज पर जाता है वो जज्बा शहादत से सरशार होकर जाता है, उसको उसके दिल में इस चीज की तलब होती है, दुआ होती है कि मैदान जंग में अल्लाह ताला मुझे जो है वो शहादत के रुतबे पर फायज करे। हमारे घरों में जब शहीद की बॉडी आती है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, माँ बाप का सर फखर से बुलंद हो जाता है। भारत में लोग गालियां निकालते हैं उनकी फौज को, बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि कैसे इन्होंने उजाड़ दिए उन लोगों को। तो ये बुनियादी तौर पर इनकी औकात है। लड़ना पाकिस्तान से, ख्वाब ये देखने, बढ़ के ये मारनी, और औकात ये कि बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश ने इनको स्नब किया तो चुप करके मुंह पे उंगली रख के बैठे हैं। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा वो कॉकरोच जनता पार्टी को हमने पहले भी डिस्कस तो किया है। आप देखें ना, उनकी जो इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है वो पिछले कुछ दिनों में 23 मिलियन से भी तजावज़ कर गई है। तो ये क्या एक पूरे इंडिया में ये मुहिम फैल रही है? बिल्कुल, बहुत तेजी से फैल रही है। और अब जो हम जिस एक अकाउंट की बात कर रहे हैं ना, हाँ। वो तो मेन अकाउंट है ना, जो अभिजीत दीपके ने बनाया, जिसने बुनियादी तौर पर इस कैंपेन का आगाज किया। इसके अलावा अब भारत में मल्टीपल ऐसे अकाउंट्स बन गए हैं जो इनके आगे कह लें कि विंग्स बन गए हैं। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, बंगाल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मतलब मुख्तलिफ इनकी स्टेट्स के फिर यूथ के अलग बन गए। अगर आप उन अकाउंट्स की फॉलोइंग भी, उसको भी आप कंबाइन कर लें तो ये जो 23 मिलियन के करीब करीब इनकी फॉलोइंग है इस वक्त, ये आप कलेक्टिव अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट कोई 30-40 मिलियन के करीब करीब इनकी फॉलोइंग जो है वो चली गई। मैं कलेक्टिव सब अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। और इसके बावजूद के भारतीय हुकूमत जो है वो इंस्टाग्राम को फोर्स कर रही है कि इसको ट्विटर पे तो उन्होंने कर दिया। फिर हमने पिछले पॉडकास्ट में ये भी जिक्र किया था कि जो उनके कॉकरोचेस हैं जिन्होंने रजिस्टर किया नई वेबसाइट पे, पुराने पे 1 मिलियन प्लस हो गए थे, नई वेबसाइट के ऊपर भी गालिबन 3.5 लाख का था नंबर था, जिन्होंने बाकायदा फॉर्म फिल किए। एग्जैक्टली। और अब वो नंबर, ये उसमें एक तो वो कैंपेन भी शुरू किया ना इन्होंने, जो इनका एक एजुकेशन मिनिस्टर है, हाँ। उसके खिलाफ भी, उसके अपील के ऊपर सिर्फ 2 दिनों के अंदर 6,60,000 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर कर दिया वेबसाइट के ऊपर। और जब तक हमारा ये प्रोग्राम पब्लिश होगा, आई बिलीव वो 10 लाख से कई ज्यादा ऊपर नंबर, क्योंकि उनका टारगेट उनका 1 मिलियन का है। तो वो जिस तेजी से, मैंने पहले भी कहा ना नवीद भाई, बुनियादी तौर पर मसला ये है कि आज भारतीय ये जान चुके हैं कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि ये भारत के मामला चला सके। इसके पास इतनी अकल है ही नहीं, ये इतने दिमाग का मालिक नहीं है कि ये सब कुछ चला सके। ये सिर्फ एक ही काम में दिमाग चला सकता है, वो है धोखाधड़ी में, फरेब में, फ्रॉड में, जो सारी जिंदगी इसने किया है भारतीयों के साथ। उसके अलावा अगर आप इससे एक्सपेक्ट करें कि ये भारत की खारजा पॉलिसी को किसी अच्छी जगह पर ले जाएगा, लेकिन भारत एक बड़ा मुल्क है, बड़े फायदे लिए जा सकते थे, लेकिन आपने जाकर फायदे ही अडानी अंबानी के लिए, अपने चमचे खर्चों के लिए लेना है, भारतीयों के लिए आपने कुछ करना ही नहीं है। तो 12 साल में यही हाल होगा ना कि 7-8 रोज में आपके मुल्क का नौजवान जो है वो आपसे इस कदर खाइफ है कि वो 7-8 दिनों में मिलियंस में आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपके अगेंस्ट खड़ी हो गई। और फिर आपके मिनिस्टर्स कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये आईएसआई ने किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोचेस से कहा, वो सूर्यकांत जो है जी। और उसको, सूर्यकांत को आपने क्या दिया है? आपने उससे कहा कि तुम ये हरकतें करो, जिस तरह पिछलों को नवाजा है जो हमारे हक में जो है वो फैसले करते थे, तो तुम्हें भी हम कल को राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। तो ये भी एक तकलीफ है। और भारत के नौजवान तबके को मैं दाद दूंगा कि उन्होंने इस चीज को समझते हुए वो बुत तोड़े हैं, और आगाज उसका हम लोगों ने किया, जंग में शिकस्त देके लोगों का मुंह खुला उसके बाद। और अब आलम यह है कि मोदी का इक्तदार जो है वो अपने खात्मे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इसकी अपनी हरकतों की वजह से, अपने मिस एडवेंचर्स की वजह से। चलें अब बात करते हैं जो पाकिस्तान और टर्की जो है वो एक ड्रोन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी क्या तफसीलात है? अच्छा, भारत को बड़ी तकलीफ है पाकिस्तान के ड्रोन्स की। मुझे याद है कि गुज़िश्ता साल जंग से 3-4 रोज कबल उनके एक ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में मेरे साथ, एबीपी न्यूज़ का प्रोग्राम था, और वो वही बातें जी कि देखें जी हमारे पास इतना नंबर है, हमारी फ़ौज आपसे इतनी बड़ी है, हमारी फ़िज़ाइया आपसे इतनी बड़ी है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। मैंने उनको तब भी समझाया, मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब, अब जंगें अददी बर्तरी से नहीं जीती जा सकती।
जंग जीतने के लिए आपको नए जो मामलात हैं ना जंगों के, उनके साथ खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने किया है, आप लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आप हमारे लेवल पे नहीं पहुंचे। आपके जहन में यह गलत फहमी है कि आपको अददी बर्तरी हम पर हासिल है, तो आप इस बुनियाद पर हमें शिकस्त दे देंगे। अददी बर्तरी तो 2019 में भी थी आपके पास, ऐसे ही थी। आपके फाइटर जेट्स ज्यादा थे। और अभिनंदन जब को सामने गिर आए गया तो था। 2 जहाज हमने गिराए, एक पायलट जहन्नुम हासिल किया आपका, दूसरे को चाय पिलाकर वापस भेजा। उस वक्त भी आप अमेरिका के पास गए थे, वो चीजें उस तरह डिस्क्लोज नहीं हुई। उस वक्त भी आपने अमेरिका का तरला किया अभिनंदन की वापसी के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, आपको अभिनंदन वापस किया। नहीं करना था ना कुलभूषण यादव, नहीं किया वापस, नहीं किया, और नहीं आज किया तक वापस, वो ले नहीं सके, नहीं ले सके, ले सकते भी नहीं है, बहुत तकलीफ है। बहरहाल अब खामोश हो गए हैं वहां पर। कुलभूषण की फैमिली को वहां तक तकलीफ रह गई है, भारतीयों ने उससे जो कुछ करवाना था वो करवा के अब चुप कर रहे हैं। भारतीय मीडिया पर भी उसके हवाले से बात नहीं होती, क्योंकि उनको पता है बात होगी, लोग कहेंगे कि यार तुम्हारा कमांडर, सर्विंग कमांडर पकड़ा हुआ है उन्होंने, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए, कर कुछ नहीं सकते ना, औकात कोई नहीं है। अब पाकिस्तान ने हर सेक्टर में इनको शिकस्त दी, हमारी फिजाइया ने, नेवी ने, फौज ने। देखिए ना, नेवी, हमारी नेवीज आमने सामने नहीं आई, लेकिन हमने उठने ही नहीं दिया, ये शिकस्त थी उनकी। हमने उनको पाकिस्तान की तरफ आने ही नहीं दिया, ये शिकस्त थी उनकी। वो बढ़ के मारते रहे। 1-2 दफा उन्होंने जब हल्की सी कोशिश की, अभी हम लोगों ने सिर्फ पोस्चरिंग की थी कि हम ये कर देंगे, और हमारे उतने सी जलवों में उनके जो है वो अब तो वो नेवी के लिए भी राफेल लेना चाह रहे हैं, ले ली उन्होंने कुछ राफेल्स की डील, उनकी नेवी की भी चल रही है। तो हमारे साइबर वॉरियर्स ने जो कुछ किया, कई माह तक भारत को वो सब कुछ भुगतना पड़ा। अभी पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये मैं पिछले साल भी बात कर रहा था कि भारत, हम नंबर्स में भी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन्स के इतने नंबर्स मौजूद हैं कि भारत को अगर दोबारा कभी मौका मिला, उनको दोबारा लग समझ जाएगी। फिर टेक्नोलॉजी, फिर हमारे लोगों की ट्रेनिंग। अब देखें ना, जंग में इधर उन्होंने 100 के करीब ड्रोन भेजा, हम लोगों ने सारे गिरा दिए, हमारे ड्रोन भी वापस आ गए। कुछ तो स्वार्म ड्रोन्स थे ना, वो तो है ही वन वे मिशन के लिए थे, कामाकाजी थे। हमें पता था कि इन्होंने तो या फटना है या खत्म हो जाएंगे, उसका तो मसला नहीं था ना। जो दूसरे हमारे ड्रोन्स थे, जो हम लोग कहते हैं कि हमने भारत के 7 नहीं 8 जहाज गिराए हैं, वो 8वां ड्रोन बड़ा ड्रोन जहाज था, जो इक्वली आप कह लें कि तकरीबन फाइटर जेट की तरह का जो है वो बड़ा जहाज था, बड़ा महंगा जहाज था। हमारे ड्रोन्स दिल्ली के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, और ये हमें जैम भी नहीं कर पा रहे, ये हमें गिरा भी नहीं पा रहे। हमारे ड्रोन्स गुजरात शहर पे फ्लाई कर रहे हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे। हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर हमारे ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं, और वो नहीं गिरा पाए हमें। और बातें बढ़ के सुन लें जी, S-400 ने ये कर दिया, हमारे रफाल्स ने ये कर दिया। तुम्हारा S-400 भी तब हम गिरा चुके थे। तुम्हारे रफाल जो है वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर तुमने खड़े कर दिए थे कि कहीं पाकिस्तानी दोबारा आके निस्तो नाबूद ना कर दें। 4 गिरा दिए, 3 जो हैं वो थोड़े से हिट हो गए हैं, और बकिया जो रहते हैं 29 वो भी कहीं तबाह ना हो जाए, तो वो तुम पीछे ले गए थे। अब इंडिया रशिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें बैटरीज दे दो जो हमारी आदमपुर में तबाह और आदमपुर और भुज वाली जो तबाह हुई है। तो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन थी। अब इसमें एडिशन क्या होने जा रहा है? रिसेंटली पाकिस्तान के एयर चीफ जो हैं जहीर अहमद बाबर सद्दू साहब, वो दौरा करते हैं टर्की का। अब जो खबरें मैंने मुख्तलिफ सोर्सेस से ली हैं, उनके मुताबिक टर्की ने पिछले दिनों एक बड़ी खबर वायरल हुई थी कि टर्की ने एक स्टेल्थ यूएवी जो है वो तैयार किया। अब भारत की नींदें मजीद उड़ गई हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर वो स्टेल्थ ड्रोन पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन का आगाज करने जा रहे हैं। वेरी गुड। और मैंने पहले बताया कि हम नंबर्स में भी आउट क्लास करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी ऑलरेडी। अब जो नए एडिशंस हैं, भारत अभी हमारे पुरानी टेक्नोलॉजी को मीट करने की कोशिश कर रहा है। नंबर्स हैं उनके पास पैसा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का वो म्यार नहीं है, ट्रेनिंग का वो म्यार नहीं है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, और हमारे अपने लोगों की तैयार की हुई चीजें हैं। वो टेक्नोलॉजीज हमने इधर उधर से नहीं ली हुई। अब टर्की के साथ मिलकर, टर्की के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इन्होंने तो जंग के बाद टर्की के साथ भी ताल्लुकात खराब किए मजीद। उन्होंने कहा जी टर्की ना जाएं, आज़रबाईजान ना जाएं। और मुझे याद है कि जंग के बाद आज़रबाईजान मेरे कुछ कजन्स वगैरह गए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी को जो उन्होंने ट्रीट किया वहां पर, वो पाकिस्तानियों पूछते थे आप पाकिस्तानी हैं,
अगर हम बताते थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, सेम कंडीशन टर्की में थे। उन्होंने इस चीज को, उनको फर्क नहीं पड़ा कि हमारी टूरिज्म मुतासिर होगी इस वजह से। उन्होंने कहा भाड़ में जाओ खबीस लोगों, तुम लोग इस काबिल नहीं हो, अगर ये अप्रोचेस हैं तुम्हारी तो मतलब हमारी जूती की नोक पे हो तुम। अब टर्की और पाकिस्तान मिलकर एक स्टेल्थ ड्रोन के ऊपर अगर काम करें तो आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त पीएमओ में हालत क्या होगी इंडिया में। आप अंदाजा लगाएं कि उनका एयर चीफ जो वैसे ही पागल हो चुका है गुज़श्ता साल की जंग के बाद, वो किस पोजीशन में होगा। उनकी आर्म्ड फोर्सेस जिनको अंदाजा है किस तरह ठुकाई की पाकिस्तान ने, अब उनकी क्या पोजीशन होगी। बस मेरा ख्याल है यहां पे आज स्टेल्थ ड्रोन के से मुतालिक बात खत्म करते हैं। लेकिन यहां पे इतना मैं कहूंगा कि दोबारा भारत ने शरारत की तो वहां पर ड्रोन घुसेगा पाकिस्तान का, और वो तबाही फेरेगा भारत के अंदर कि इन्होंने तवक्को भी नहीं की होगी। बहुत सी चीजें तो हमने बता दी हैं ना, शो कर दी हैं। इनके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बास्केट में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है, हम सिर्फ शो ऑफ नहीं करते। जब जरूरत पड़ेगी, वक्त आएगा, इंशाल्लाह इनको जलवे दिखाएंगे। चलें आखिर में ये बताएं कि ये जो मेजर जनरल राजर कुचर है, ये क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस चीज़ का जवाब दे जो वहाँ इंडिया से आवाज़ें आ रही हैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने की। पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने तो कहा था कि अगर हुकूमती सतह से कोई जवाब, पॉजिटिव जवाब आता है तो पाकिस्तान मुज़ाकरात करने के लिए आमादगी ज़ाहिर कर सकता है। तो ये अब राजन कुचर साहब मेजर जनरल जो है, इनको क्या याद आई? अच्छा, राजन कोचर साहब जो हैं, ये भारत में जो इस वक्त बड़ा मसला है ना सेन वॉइसेस का, ही इज वन ऑफ द सेन वॉइसेस इन इंडिया। ठीक है। और मेजर जनरल के रैंक पर जो है वो गए तो डेफिनेटली हाँ उन्होंने जी। उनका एक 35 इयर्स का, आई गेस उससे भी ज़्यादा का जो है वो उनकी सर्विस है इंडियन आर्मी में। लेकिन अलमिया ये है कि ये भारतीय जो आला सतह के जो जर्नैल हैं उनको रिटायरमेंट के बाद ही पाकिस्तान से मुज़ाकरात याद आते हैं। अब देखिए, राजन कोचर साहब ने मेरे प्रोग्राम के अंदर ही हाँ। बुनियादी तौर पर ये बात की। राजन साहब ये उन लोगों में हैं जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि इश्यूज जो हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हल हो सकते हैं। वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान से जो है वो कुछ स्टेटमेंट आए, जिस तरह उनके फॉर्मर आर्मी चीफ ने, जनरल मनोज ने बात की, उनके फॉर्मर रॉ चीफ ने बात की, उनके जो एस दौलत ने, फिर उनके आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान उसके काउंटर में पाकिस्तान को फॉर्मर मिलिट्री सीनियर ऑफिसर कोई जवाब दे, या पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल, उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को कोई फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर, कोई फॉर्मर आर्मी चीफ की बात कर दे, उसकी कोई स्टेटमेंट आई, या कोई हमारी कोई पॉलिटिशियन जो है, कोई फॉर्मर मिनिस्टर, कोई करंट मिनिस्टर, कोई ऑपोजिशन का बंदा, वो इससे मुताल्लिक बात करे, तो फिर हम चीजों को शुरू करें कि कैसे चीजें आगे बढ़नी है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो अप्रोच है वो क्लियर है। हमने भी बात की थी कि आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी अगर बात कर रहा है तो वो दिखाने के लिए दुनिया को कि देखिए हमारी अप्रोच पॉजिटिव है। हरकतें तो वही घटिया हैं। हमने देखा ना बलूचिस्तान में उन्होंने क्या कुछ किया है, उन्होंने बनू में क्या कुछ किया, या टीटीपी को किस तरीके से वो फंड कर रहे हैं, बीएलए को किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, अफगान हुकूमत को किस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि आरएसएस की गोद से निकली है बीजेपी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज है। आपके आर्मी चीफ तो बढ़ के मारते हैं, झूठ बोलता है आके रोज, बगैरत का बच्चा, वो रोज आके कोई ना कोई शुरली फेंक देता है कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, हम ऐसे कर देंगे, पाकिस्तान को तारीख का हिस्सा बना देंगे, पाकिस्तान ने फैसला करने के जोग्राफिया का हिस्सा रहना या नहीं। तो तुम्हारे आर्मी चीफ का तो ज़हनी तवाज़न, वो दिमागी संतुलन इस कदर बिगड़ गया है कि वो पागलों वाली बातें करना शुरू कर दी हैं उसने। जो उसके ख्यालात हैं बुनियादी तौर पर, वो सवाल करके, बात करके, उसके ऊपर जवाब देके वो अपने आप को तसल्ली दे रहे कि मैं बड़ा मजबूत हूं। औकात तो देख ली उसने, पता तो है उसको कि पाकिस्तान ने अशर क्या किया। तो पाकिस्तान ये कहते हैं कि ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच है, वेरी गुड, हम अप्रिशिएट करते हैं इसको। और हमने तो हमेशा बात की है कि भाई बैठो, मुज़ाकरात की मेज पर आओ, बात करो, लेकिन बात ये नहीं होगी कि तुम क्या चाहते हो, बात किस पर करनी है, बात होगी तमाम इश्यूज के ऊपर। अब तुम कहो जी के बैठकर बात कर लेते हैं जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के किसी इशू के ऊपर, हम कश्मीर के स्टेटस को डिस्कस नहीं, क्यों नहीं करोगे भाई? तुम्हारे बाप का है? कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। पाकिस्तान कहता है, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि उनको इस्तिस्बाब राय का हक दो,
वो खुद फैसला करे इस चीज का। तुम कहते हो नहीं जी बात होगी तो पाकिस्तान वाले कश्मीर की होगी। और भाई पाकिस्तान वाले कश्मीर में आगे देखो कि वहां पे लोग कैसे रहते हैं, और देखो तुमने कैसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई हुई है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और वहां का नौजवान आज शहादत के रुतबे पर फायज होने के बाद वो कफन के साथ पाकिस्तानी परचम में लिपट के कब्र में जाने को तरजीह देता है। और वो सैयद अली गिलानी साहब ने उनकी जो वफात से कुछ अर्सा पहले एक वीडियो मैंने देखी थी, वो क्या मजेदार वीडियो थी कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, वो ये नारे लगवा रहे थे। तो ये कश्मीरियों का जज्बा है। अगर आप मजमूई तौर पर बात करें अक्सरियत कश्मीर की पॉपुलेशन की, वो ये चाहते हैं, ये अप्रोच है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो हम किस तरह कश्मीर के मुद्दे पर तुम्हारे साथ बात ना करें और तुम अपनी मर्जी के इश्यूज हमारे साथ डिस्कस करो? नहीं पॉसिबल। तो अप्रोच अच्छी है। राजन साहब जो हैं, इन जैसे और बड़े सेन लोग हैं, प्रवीण सानी साहब हैं, इवन मनोज नरवाने साहब जिस वक्त आर्मी चीफ थे तब तो उनकी अप्रोच ये नहीं थी, लेकिन अब वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी चीज है। इवन एस दौलत साहब, वो भी जिस वक्त रॉ चीफ थे तब हरकतें उनकी भी अच्छी नहीं थी, अब वो ये बात कर रहे हैं। कहा ना कि इनको जाने के बाद याद आते हैं, क्योंकि इनको अंदाजा जब वहां पर बैठे होते हैं ना तब तो मुसलसल कोशिश होती है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज को एक्सप्लॉइट किया जाए, पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। लेकिन अंदाजा हो गया ना, एस दौलत साहब ने तो क्लियरली बता दिया। मैं उनकी करेज की भी दाद देता हूं और बहरहाल उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है इस चीज पर। इवन जनरल नरवाने के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि आप तो आर्मी चीफ हैं, आप कैसे ये कह सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के साथ बात करें? आपको नहीं पता पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। और ये चीज जनरल राजन कोचर साहब ने मेरे प्रोग्राम में कही, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप इसके काउंटर में एक बड़ा मजबूत आर्ग्यूमेंट है कि कोई भी तीसरा बंदा उठ के कहता है कि आप तो आर्मी चीफ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? तो यह आर्ग्यूमेंट कितना वैलिड है कि अगर वो साबिक आर्मी चीफ हो के ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ इश्यूज जो हैं उनको मुज़ाकरात की मेज पर हल किया जा सकता है, ये जो घटिया बयानियां, तुम्हारी बोसीदा बयानियां, बदबूदार बयानियां भारत की हुकूमत कैरी कर रही है, इस तरह चीजें नहीं आगे बढ़ सकती। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज नहीं बनती कि आपका फॉर्मर रॉ चीफ जिसने कोशिश की पाकिस्तान को तोड़ने की, वो ये कह रहा है कि तुम नहीं तोड़ सकते हो पाकिस्तान को, बाज आ जाओ इन हरकतों से। इसके अलावा आप देखें ना, कश्मीरी साबिक चीफ मिनिस्टर जो थे इंडियन कश्मीर, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, दोनों भी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हक में। महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कहा था, क्योंकि ये वो कुछ फैमिलीज है ना जो जिनको इंडिया ने बड़ा नवाजा, तो इनके इंटरेस्ट और तरह के थे। तो महबूबा मुफ्ती ने, मुझे याद है जिस वक्त उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो खत्म किया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे बड़ों से गलती हो गई है, हमें उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ चले जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो दो कौमी नजरिए की बात कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी वो ठीक साबित हुई है। तो ये जो इस तरह के लोग थे ना, महबूबा मुफ्ती जैसे, फारूक अब्दुल्ला जैसे, इनको अकल आई है तब जब इनको वहां से फेंटा पड़ना शुरू हुआ। अदरवाइज ये तो खुद वहां पर कठपुतलियों की तरह काम करते रहे हैं और उनके इशारों पर नाचते रहे हैं। अब इनको एहसास हुआ, अच्छी चीज है। जो बाकी लोग हैं उनको भी एहसास होगा। मनोज नरवाने को एहसास हुआ है, भारत के फॉर्मर आर्मी चीफ को, भारत के फॉर्मर डीजी रॉ चीफ को एहसास हुआ है, तो उन्होंने ये बात की है। आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों को भी एहसास होगा। चलें, आज इतना ही बहुत है। पब्लिक पॉडकास्ट से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।